हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि सीटेट की तैयारी सब कर रहे होंगे, तो मैंने आज सीरीज शुरू करी है पर्यावरण अध्ययन के लिए, पेपर 1 के लिए, सीटेट पेपर 1 के लिए मैंने स्टार्ट करा है। ठीक है, जैसा कि आपको डेली एक वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, अभी मैं टाइमिंग डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ और कुछ टाइम बाद मैं टाइमिंग भी बता दूंगा कौन से टाइम पे वीडियो अपलोड होंगी, लेकिन चैनल को डेली अपडेट में देखिएगा। आपको वीडियो मिलेंगी। नेक्स्ट वीक से मैं आपको एट द टाइम बताता रहूंगा। अभी तो कोई टाइम फिक्स सा नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं भाई सीटेट में सबसे पहले सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है, सिलेबस में देख लेते हैं भाई। सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है। पढ़ना हमें जब पता रहेगा तभी हम अच्छी तैयारी कर पाएंगे, है ना। जब हमें पढ़ना पता रहेगा कि किस चीज से तैयारी करें, तो हम अच्छी तैयारी कर पाएंगे। सबसे पहले है फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में। फैमिली मतलब परिवार, परिवार तथा मित्र। परिवार तथा मित्र में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी। एक तो रिलेशनशिप आ जाएगा, मतलब संबंध आ जाएगा। वर्क एंड प्ले, कार्य और खेल आ जाएंगे। एनिमल्स आ जाएंगे, एनिमल्स जानवर, और प्लांट्स आ जाएंगे। ठीक है ना। इसमें क्या आ जाएंगे, संबंध आ जाएंगे। संबंध और कार्य व खेल। फिर उसके बाद आ जाते हैं जानवर। और फिर क्या आएंगे, पेड़ पौधे। क्या आएंगे, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे। ठीक है, ये आगे आपके फर्स्ट थीम। ये थीम में, थीम के बेस पे आपको, थीमेटिक बेस पे पढ़ना है। पहले थीम एक है, दूसरा फूड, तीसरा शेल्टर, चौथा वाटर, पांचवा ट्रेवल, और छठा थिंग्स वी मेक एंड। अब इसके बारे में देखते हैं। सेकंड वाले में आ जाते हैं भाई। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला क्या कह रहा है। सेकंड वाले में हम भोजन के बारे में पढ़ेंगे। भोजन, जैसे मानव के भोजन के बारे में, पाचन तंत्र वगैरह इसी में आ जाएंगे, भोजन में ही आ जाएंगे। पाचन तंत्र, मानव के पाचन तंत्र वगैरह, जानवरों के पाचन तंत्र, जानवर कहाँ से अपने भोजन प्राप्त करते हैं, ये सारी चीजें वहां से आ जाएंगी। फिर उसके बाद आ जाते हैं शेल्टर, आवास। आवास के लिए, आवास हम कहाँ रहते हैं, मतलब भारत के हर कोने में किस प्रकार के घर हैं, कैसे हैं, ये आवास में आ जाते हैं। वाटर, जल के बारे में आ जाएगा, जल। ठीक है, चल। और फिर उसके बाद ट्रेवल, यात्रा। और फिर उसके बाद क्या आ जाएंगे, थिंक वी मेक एंड डू। तो चीजें, चीजें चीजें हम बनाते और करते, और करते। ठीक है, ये आ जाएगा, ये जो हम बनाते और करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। ये सिलेबस आपको क्लियर हो गया होगा। तो पर्यावरण अध्ययन क्या है, सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन क्या है। पर्यावरण अध्ययन से शुरुआत करते हैं। पर्यावरण है क्या, पर्यावरण शब्द आया कहां से। ठीक है, तो पर्यावरण का पहले शाब्दिक मतलब देख लो। पर्यावरण मतलब क्या होता है, परि और फिर आवरण, परि और आवरण, परि और आवरण, परि और आवरण। परि का मतलब क्या होता है, परि का मतलब क्या होता है, परि मतलब चारों ओर। परि मतलब चारों ओर, कोई चीज है हमारे चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, पेड़ पौधे हैं, वायुमंडल है ना, गैसें हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, और सारी गैसेस हैं। हमारे आसपास में बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ पर्यावरण के आसपास में, चारों तरफ, हमारे चारों तरफ। पर्या मतलब परि मतलब चारों तरफ, आवरण मतलब ढका हुआ, आवरण मतलब ढका हुआ, आवरण मतलब घिरा हुआ या ढका हुआ, आवरण मतलब घिरा हुआ या ढका हुआ। अब एक बात बताओ, अखरोट आपने देखा है, अखरोट के अंदर जो है सीड होती है, बीज होता है, आउटर वो क्या है, कवरिंग है, उसी को क्या कह रहे हैं, आवरण कहते हैं। तो ऐसे ही हमारे तरफ आवरण क्या है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, हवा है, पानी है, कपड़ा भी है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, आवरण में आती हैं। सारी चीजें क्या आ जाती हैं, आवरण में। तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग क्या निकाल सकते हैं, इसका सिंपल सा मीनिंग निकाल सकते हैं।
हमें चारों ओर से घेरे हुए जो भी चीज है उसको क्या कहेंगे, हमें चारों ओर से घेरे हुई चीज को क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। पर्यावरण देखो जैसे यहाँ पे क्या है, हमें कौन कौन सी चीजें घेर रखी है। एक बच्चा है, जब सपोज करो ये बच्चा है, किसी को भी ले लो, इस बच्चे को लेता हूँ, इसके चारों तरफ क्या है, घर है, पार्क है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, पानी है, सारी चीजें जो घिरी हुई है वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी, पर्यावरण में। हमारे चारों तरफ जो भी चीज होंगी उसको क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। बात समझ में आ गई। अब आगे आते हैं भाई, पर्यावरण के घटक कैसे। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक क्या है, सबसे पहले तो एक तो नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक, नेचुरल, नेचुरल कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, पर्यावरण के घटक को क्या कहते हैं, कंपोनेंट। तो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या, एक तो नेचुरल होता है, एक मैन मेड होता है। क्या होता है, मैन मेड, मैन मेड। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिएगा, तो प्राकृतिक है, प्राकृतिक में क्या क्या चीज आ जाते हैं, जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक, बायोटिक, बायोटिक और अबायोटिक, अबायोटिक। कैसी कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में सजीव चीज आ जाती है, बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या चीजें आती है, सजीव चीजें आ जाती है। सजीव में कैसे हो गए, जानवर हो गए, जानवर, मनुष्य, मानव, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, जीवाणु, जीवाणु, विषाणु, सारी चीजें क्या आ जाती हैं, मानव इसमें बायोटिक में आ जाती हैं। और जो बायोटिक नहीं है, अबायोटिक है, मतलब अजीविक है, निर्जीव घटक है। निर्जीव घटक में क्या क्या चीज आ जाते हैं, निर्जीव के लिए देखो भाई, निर्जीव में क्या आ जाते हैं, पहाड़ है, जल है, जल है, है, और क्या क्या है, मृदा है, और इसके बाद है जल थल मृदा पहाड़, ठीक है, ज्वालामुखी, हाँ सागर, सारी चीजें किस में आ जाती हैं, किस में आ जाएंगी, अजैविक घटक आ जाएंगी, अजैविक। साथ साथ में आप नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर नोट्स बनाएंगे, खुद के हाथ का नोट्स रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छा। ठीक है ना। अब इसके बाद है, तो मैंने मानव निर्मित वाले में बताया था, ठीक है, मानव निर्मित घटक, मैन मेड कंपोनेंट क्या होते हैं, मैन मोड में जैसे हमने भवन बनाए, हमने घर बनाए, हमने क्या बनाए, घर बनाए, हमने क्या बनाए हैं, सड़क बनाए, हमने पुल बनाए, हमने पार्क बनाए, उद्योग बनाए हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह बनाई हैं। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, मानव निर्मित में आ जाती हैं। और जो प्रकृति ने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं, वो नेचुरल कंपोनेंट में आ जाते हैं, प्राकृतिक घटक में आ जाते हैं। प्राकृतिक घटक में दो चीजें होती हैं, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। बायोटिक क्या हो जाती हैं, जिसमें जीव जंतु और होते हैं, पेड़ पौधे जिसमें जान होती है। बायोटिक मतलब जिसमें जान होती है, मतलब जीवित होते हैं, सजीव कहते हैं इनको, सजीव घटक भी कहते हैं, सजीव होते हैं जिसमें जान होती है। और जिसमें जान नहीं होती है, थल जल मृदा, ये सारी चीजें, महासागर, ज्वालामुखी, इनमें जान नहीं होती है। तो ये, लेकिन इसको किसने फॉर्म करा है, किसने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। इसलिए प्राकृतिक, प्राकृतिक घटक के अंदर में क्या आ जाते हैं, जैविक, जैविक और अजैविक। यहाँ तक क्लियर होगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो नोट्स बनाइए, सबसे बढ़िया है। अब आ जाते हैं भाई एनवायरमेंट के कंपोनेंट। अभी मैंने जो बातें आपको बताई हैं सारी चीजें, एक तो नेचुरल, मैंने अभी इंग्लिश में, कंपोनेंट, घटक क्या क्या है, घटक अभी मैंने बताया, घटक क्या क्या है, यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझ। एक तो नेचुरल है, नेचुरल में क्या क्या आ जाएंगे, नेचुरल में आ गया एक तो वाटर आ गया, ठीक है, वाटर, जल, जल आ गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिविंग थिंग्स आ गई हैं, तो लिविंग थिंग्स में पेड़ पौधे, जानवर, ये सारी चीजें आ गई। लैंड मतलब, लैंड मतलब थल, लैंड मतलब एयर, वायु, वायु। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो गए, सजीव,
बात समझ में आ गई, जल थल सजीव। अब इसके बाद है, अब मैंने बताया है कि अभी कुछ मेड है, मानव निर्मित है, मैन मेड है, जिस जैसे ये क्या हो गया, भवन है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग मानव ने ही, पार्क पार्क मानव ने बनाया, जंगल किसने, प्रकृति ने, रोड सड़क, सड़कें किसने बनाई है, मानव ने बनाई है, मोन्यूमेंट मतलब ये है, तो क्या मोन्यूमेंट मतलब बिल्डिंग में ही आ जाता है मोन्यूमेंट, तो वगैरह, ये सारी चीजें इन्होंने ही बनाई है। अब एक बात बताओ, मैन ने क्या बनाया, एक तो इंडिविजुअल है, ठीक है, एक आदमी है, आदमी मैन में ही आ जाता है, और दूसरी चीजें क्या है, एक फैमिली आ जाएगी और कम्युनिटी, ठीक है, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति और उसका परिवार, एक व्यक्ति और परिवार, ये आ गया परिवार, और परिवार से क्या बनेगा, समुदाय, समुदाय, ठीक है, समुदाय। साथ साथ में समझ में आ रही है आपको सारी चीजें। सबसे पहले क्या होगा कि जो नेचुरल है, नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक चीजों को मैंने एक्सप्लेन करा है चित्र के माध्यम से, और फिर उसके बाद मानव निर्मित है, और मानव ने अपने समुदाय के लिए क्या चीजें बनाई हैं, और इन सबको एक साथ में इंटरेक्शन क्या होता है, तो क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे, एक साथ में यूज होंगे। जैसे अब आप देखो, मैं एक मानव हूँ, आप एक मानव हो, या मैं किसी को, सारे ही मानव है, मानव क्या यूज करते हैं, जल यूज करते हैं, वायु यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं कि नहीं लाते, जल यूज में लाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ये सारी चीजें मानव की एक्टिविटी से घिरा हुआ है, चल रहे हैं, उसी में संयुक्त है मानव, तो इस वजह से ये क्या हो जाती हैं, ये पर्यावरण के बात समझ, तो इसीलिए क्या कह देते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते भाई, यही सारी चीजें हैं। पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में पढ़ते, क्या है पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में, पर्यावरण में तीन चीजें आती हैं, तीन चीजें, जैसे एक तो हो जाता है स्थल मंडल, मंडल में क्या हो जाता है, लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, उस, और फिर इसके बाद स्थल मंडल के बाद में क्या हो जाता है, ये जल मंडल भी आ जाता है, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं इसको, हाइड्रोस्फीयर, और फिर उसके बाद क्या आ जाता है यहाँ पे, एटमोस्फियर, तो वायुमंडल कहते हैं, एटमो, ये वायुमंडल कहते हैं, और जहां पे तीनों मिल जाता है, जैसे एक तो हो गया कौन सा, स्थल मंडल, लिथोस्फियर, और फिर उसके बाद जहां पे जल मिल गया, हाइड्रोस्फियर, और जहां पे क्या मिल गया, ये एटमोस्फियर, ये कॉमन वाला पॉइंट है, कॉमन वाला पॉइंट, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट, तीनों चीजें मिलती हैं वहीं पे रह सकते हैं, जहाँ पे देंगे, कहाँ पे, जहाँ जल मिलेगा, जहाँ स्थल मिलेगा, जहाँ वायु मिलेगी, वहीं पे जीवन संभव है, तो उसी को क्या कह देते हैं, बायोस्फीयर कह देते हैं, क्या कह देते हैं, बायोस्फीयर, बायोस मंडल यहीं पे रहता है, जल कहाँ पे संभव है, जहाँ पे तीन मात्रा में हो, वहाँ पे वायुमंडल, देखो तभी मैंने यहाँ पे वायुमंडल, जैवमंडल को, बायोस्फीयर को, ठीक है, ये जहां पे तीनों चीजें प्रचुर मात्रा में है, वहीं पे जीवन संभव है, इसलिए इसको बायोस्फीयर कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं, क्या कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको, आगे बढ़ते हैं भाई। अब वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल के बारे में, फिर ये तीनों के बारे में एक एक करके क्यों आएंगी, पहले वायुमंडल के बारे में आएंगी, फिर जल के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर उस स्थल के बारे में पढ़ाऊंगा, या वायुमंडल के बाद में स्थल, फिर जल मंडल के बारे में पढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब वायुमंडल के एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं, एटमॉस्फेयर होता क्या है, एटमॉस्फेयर
बारे में जानकारी लेते हैं। एटमॉस्फेयर में अब यहाँ पे देखते हैं वायुमंडल क्या है। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल हमारी जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी यहाँ देख लीजिए, जैसे पृथ्वी, यहाँ की चारों तरफ गैसों का आवरण है। गैसों का क्या है, आवरण है। कई किलोमीटर तक गैस फैली हुई, ठीक है, कई हजारों किलोमीटर तक गैस फैली हुई है। और ये मान लो हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, गैसों का एक ब्लैंकेट है, कवरिंग है। वो किसकी वजह से होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गैस चारों तरफ है। हमारे चारों ओर वायुमंडल किसकी वजह से है, हमारे चारों ओर वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। दूसरे पॉइंट को देखते हैं भाई। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैस का आवरण क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल, इसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर। और सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पे होता है, वायुमंडल की कौन सी परत में होता है, क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल, ट्रेपोस्फियर, ट्रेपोस्फियर, ट्रेपोस ट्रेपोस्फियर के बारे में और डिटेल में बताता हूँ मैं। ट्रेपोस्फियर क्या होते हैं और सारी चीजें, जैसे ये क्षोभ मंडल दे रखा है, संताप मंडल दे रखा है, मध्यमंडल दे रखा है, आयन मंडल दे रखा है और बहिर्मंडल भी दे रखा है। तो यहाँ से शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं वायुमंडल में गैसें हैं वो कितने कितने परसेंट हैं। सबसे पहले तो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है प्राण देने वाली गैस होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वैसे 20.8% है, लेकिन मान लेते हैं लगभग में माना जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0 और अदर गैसेस में थोड़ा मिला लेते हैं, सारे अन्य गैसें हैं। ठीक है, यहाँ पे वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल कौन कौन सी गैसों से बना है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। वायुमंडल की परतों के बारे में देख लेते हैं, वायुमंडल की परतों के बारे में, और कहाँ से कैसे क्या मिलता है इसके बारे में ही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर में क्या है, 0 से 10 किलोमीटर तक जाते हैं, 0 से 10 किलोमीटर, ट्रोपोस्फियर इसको कहते हैं। ट्रोपोस्फियर को पहला ये हो जाता है, पहला कौन सा लेयर हो जाता है, टेट्रोस्फियर, टेट्रोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, और पांचवा क्या है, एक्सोस्फियर। ठीक है, ये सारी चीजें 0 से 10 किलोमीटर तक कौन सा हो जाता है, ट्रोपोस्फियर। फिर उसके बाद 10 से ये इतना अभी आप में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख के बैठा हूँ और पिक्चर्स लगा रखे हैं तो आप देख सकते हैं। बाकी ये नहीं पूछा जाएगा कितने से कितने, अगर होगा तो मैं एक एक करके आपको कर लेता हूँ। ये इंग्लिश का, अब हिंदी में देख लीजिए। हिंदी में, हिंदी में क्या कर रहा है, 10 से 12, तभी कॉन्ट्रडिक्टेड है, इस वजह से मैं नहीं बता रहा था, कॉन्ट्रडिक्टेड है। हाँ? तो मैं जहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, तो वहाँ पे देख लीजिए। तो ये जो है सौर मंडल पहला है, दूसरा क्या है, संताप मंडल, तीसरा है मध्यमंडल, चौथा है तापमंडल, और पांचवा है वायुमंडल। अब इसका नाम देख लो, ट्रोपोस्फियर के बाद पेट्रोस, और इसके बाद है मीसोस्फियर,
के बाद है थर्मोस्फीयर, को आयनोस्फीयर भी कहते हैं। के बाद ये आ जाता है एग्जोस्फीयर। एक बात समझ में आ रही है? एग्जोस्फीयर। तो ये 5 मंडल हैं, 5 स्फीयर हैं, ये वायुमंडल के हैं, 5 परतों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ये डिवीजन किसके है? तापमान और घनत्व के आधार पर है। तापमान और घनत्व के आधार पर, तापमान व घनत्व के आधार पर हमने क्या करा है? इसको वर्गीकृत करा है, तापमान और घनत्व के आधार पर। ना कि हम कभी ऐसे कोई चीज लेके कि भाई डिवाइड कर दिया, ऐसा डिवाइड नहीं है। किसके बेसिस पे, किसके आधार पे है? तापमान और घनत्व के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आते हैं आगे। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में क्या क्या चीजें हैं? क्षोभ मंडल के बारे में जानकारी लेते हैं। क्षोभ मंडल से निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। मंडल के बारे में देख लेते हैं भाई, सबसे निचली परत। वायुमंडल के सबसे पास में कौन से क्षोभ मंडल आता है? क्षोभ परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाती है? मौसमी घटनाएं हो जाती हैं। पवन का प्रवाह यहीं पे चलता है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है, भूकंप होते हैं, चक्रवात होता है, मेघ गर्जन भी यहीं पे होता है। मतलब बादल जो गरजते हैं यही इसी वायुमंडल के अंदर होता है। और ये कहाँ से होता है? 0 से 20 किलोमीटर के बीच में बताया इसने, 0 से 20 के बीच में बताया गया है। और ज्यादा डिटेल होगी अगर जैसे ईवीएस वगैरह, यूपीएससी लायक या पीसीएस लायक, तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। वैसे मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग में कहाँ से। पोल पे कहाँ पे होता है? पोल पे, पोल पे तो ध्रुव पे है वो 8 किलोमीटर है। और फिर उसके बाद इक्वेटर पे, इक्वेटर पे बता देता हूँ, इक्वेटर पे 18 किलोमीटर। ये कौन सा होता है? क्षोभ मंडल। ये जिसको मतलब थोड़ा सा जानकारी रखनी है एक्स्ट्रा, इसलिए बता दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई के साथ में तापमान की कमी आ जाती है। तापमान जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, वहां तापमान घटने लग जाएगा। और घटने का क्या क्रम है? 165 मीटर अगर ऊंचाई पे चले गए तो कितने डिग्री की ह्रास होगी? 1 डिग्री की ह्रास होगी। और 1 किलोमीटर चले गए तो -6.5 डिग्री के आसपास में ह्रास हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं अगले। फिर में यहाँ पे देख लो भाई, सारी मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं? सारी मौसमी घटनाएं पहले वाले में क्षोभ मंडल। अब संताप मंडल की तरफ बढ़ रहे हैं। संताप मंडल क्या है? संताप मंडल की तरफ, संताप मंडल के बारे में एक एक करके जानकारी ले लेते हैं। तो संताप मंडल यहाँ पे आ गया, संताप मंडल लेयर यहाँ से, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इसी संताप मंडल कहेंगे। संताप मंडल में क्या क्या इसकी क्वालिटीज हैं और क्या क्या चीजें हैं उपलब्ध है, वो जानकारी यहाँ पे। 20 किलोमीटर तक ताप स्थिर रहता है। कहाँ पे? 20 किलोमीटर तक। यहाँ से 20 किलोमीटर तक ताप क्या होगा? स्थिर रहेगा। उसके बाद वृद्धि क्या हो जाती है? उसके बाद 20 किलोमीटर तक तो स्थिर रहेगा, उसके बाद में क्या हो जाएगी? वृद्धि होने लग जाएगी। 20 से 25 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन लेयर पाई जाएंगी। 30 से 25 किलोमीटर अगर यहाँ पे पाएंगे तो कौन सा लेयर पाया जाएगा? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमें क्या करती है? पैरावैग्निक किरणों से बचाती है, सूरज के पैरावैग्निक किरणों से बचाती है। पैरावैग्निक किरणों से क्या हो जाता है? मोतियाबिंद हो जाएगा, स्किन कैंसर वगैरह, ये सारी चीजें किससे हो जाती हैं? पैरावैग्निक किरणों से। और पैरावैग्निक किरणों को पृथ्वी पे कौन नहीं आने देता है? तो ओजोन परत। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में? इसलिए ओजोन परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ठीक है, सुरक्षा कवच इसलिए कहा जाता है पैरावैग्निक किरण। अब यहाँ पे आ जाते हैं जानकारी लेने। ओजोन परत की खोज किसने करी थी? पहली बात तो कब हुई थी? 1913 में हुई थी। फेवरी चार्ल्स ने और हेनरी बुसोन ने करी थी। ये दो व्यक्ति थे, दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ओजोन परत की खोज करी थी सर्वप्रथम। कहाँ पे? 1900 कौन से ईयर में? 1913 में। 13 में हेनरी चार्ल्स ने, फेवरी चार्ल्स ने, हेनरी बुसोन ने। ठीक है, अब ओजोन लेयर के बारे में थोड़ी और जानकारी ले ले। होल क्या होता है?
के अंदर छेद क्या है, परत के अंदर छेद, ओजोन परत के अंदर छेद को, जब ओजोन परत की सांद्रता मतलब मोटाई मोटाई का कम होना ही क्या कहलाता है, ओजोन होल। सांद्रता का कम हो, ओजोन परत की सांद्रता में कमी आनी, इसी को क्या कह देते हैं, ओजोन होल कह देते हैं। मोटाई में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, मोटाई में कमी हो जाती है। और ये सर्वप्रथम कहाँ पे देखा गया है, अंटार्कटिका में देखा गया है, दक्षिण ध्रुव पे, कौन से, साउथ पोल, साउथ पोल पर देखा गया, पृथ्वी के साउथ पोल पे, जैसे है यहाँ पे नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे क्या है, साउथ पोल, यहाँ पे देखा गया है। यहाँ पे कौन सा महाद्वीप है, यहाँ पे आर्टिक। सबसे पहले इसकी खोज किसने करी कि भाई ये छेद है, किसने बताया भाई, कौन से महानुभाव ने बताया, तो सबसे पहले 1973 में। अब खोज कब हुई थी, ओजोन लेयर की, ओजोन परत की, अभी मैंने क्वेश्चन वाले में ओजोन परत की खोज कब हुई थी, परत की खोज या ओजोन लेयर की खोज कब हुई थी, 1913 में हुई थी। और 1973 देखो, याद करने का आसान तरीका, 1973 में जोसेफ फॉरमैन ने पता लगाया कि ओजोन लेयर में छेद है, ये ओजोन लेयर में छेद है। अच्छा, ओजोन परत को किस में मापा जाता है, परत को किस में मापा जाता है, डोप्सन में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, डोप्सन में मापा जाता है। एक इकाई है, एक यूनिट है, 6 किलो, 10 किलो, 5 किलो देखा जाता है, तो वैसे डोप्सन में देखा जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, डोप्सन आगे पीछे, यहाँ पर डोप्सन में मापा जाता है। अब डोप्सन के बाद में यहाँ पे बता देते, ओजोन परत की मोटाई कितने डोप्सन होनी चाहिए, 200 से कम होते ही, 200 से कम होते ही, 200 से कम होते ही डोप्सन यू से कम होते ही क्या हो जाता है, ओजोन छेद माना जाता है। उसको क्या माना जाता है, ओजोन होल माना जाता है, ओजोन छेद माना जाता है। और ओजोन छेद ना हो, पैरावैग्निक किरणें पृथ्वी पे ना आए, तो इसके लिए सारे देशों ने मिलकर क्या है, मॉन्ट्रियल समझौता किया था। मॉन्ट्रियल समझौता कब किया था, 16 सितंबर 1987 में। इसलिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 16 सितंबर को, सितंबर को क्या मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, मनाया, ठीक है। और ओजोन डे पे मॉन्ट्रियल समझौता हुआ। मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में, वहाँ पे समझौता होता है, कनाडा, कनाडा, कनाडा की एक जगह है मॉन्ट्रियल, वहाँ पे ये हुआ था कि सीएफसी और सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली चीजें, एसी वाली, एसी में ज्यादातर, एसी और फ्रीज रेफ्रिजरेटर वगैरह में का प्रयोग क्या नहीं किया जाएगा, ये समझौता हुआ था सारे देशों, ठीक है। संताप मंडल वायुयान के लिए, वायुयान के उड़ाने के लिए बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। यहाँ पे मौसमी घटना होती है, पहले वाले में क्या हो जाती है, मौसमी घटना हो जाती है, क्षोभ मंडल में क्या हो जाती है, मौसमी घटना, बादल वगैरह रहेंगे तो एरोप्लेन नहीं उड़ सकता है। एरोप्लेन उड़ेगा तो धुंध आ जाएगी, धुंध आ जाएगी, धुआं आ जाएगा, आगे बादल आ जाएंगे तो दिखाई नहीं देगा, तो एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांस होते आते हैं। और ये बहुत ज्यादा क्लीन हो जाता है, कौन, तापमंडल क्या होता है, बहुत ज्यादा क्लीन होता है, बहुत ज्यादा क्लीन होता है, तो आसपास दिखाई जाता है। एरोप्लेन के क्रैशेस होने के बहुत कम चांस हो जाते हैं। और जो हेलीकॉप्टर हो जाते हैं ना, हेलीकॉप्टर जो उड़ते हैं वो संताप मंडल, क्षोभ मंडल में उड़ते हैं, क्षोभ मंडल में, इसलिए हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि बादल वगैरह वहां पे दिखाई देते हैं। और ये क्या हो जाते हैं, इसमें बहुत कम वायुयान वहां पे उड़ता है संताप मंडल में, इसलिए यहाँ पे एक्सीडेंट होने के बहुत कम चांस होते। आयन मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल कहाँ पे, मध्य मंडल यहाँ पे, स्फीयर में मध्य मंडल यहाँ पे चर्चा हो रही, पहली, दूसरी और तीसरे वाले पे। ये कौन सी लेयर है, तीसरी लेयर है। कैसी लेयर है, तीसरी, मध्य मंडल, कट रहा है मध्य मंडल की लेयर है, ये कट रही है। अब
यहाँ पे ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, 30 डिग्री की तापमान में कमी आ जाती है। ऊंचाई पे जाने पे 30 डिग्री सॉरी ऊंचाई पे जाने पे 10 डिग्री तापमान में कमी आ जाती है, और ये तीसरी लेयर है, वायुमंडल की लेयर है, और सबसे ठंडी परत माना जाता है इसको, सबसे ठंडी परत, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर माना जाता है इसको। और यहाँ पे क्या हो जाते हैं, उल्का पिंड जो है ना वो मध्यमंडल में जल जाते हैं घर्षण की वजह से। किसकी वजह से, घर्षण की वजह से क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। अब आप देखो उल्का पिंड क्या होता है, तो टूटता हुआ तारा देखते हैं, टूटता हुआ तारा क्या हो जाता है, आसमान से आया, आसमान से आया, और जब ये ठंडी परत में घुसेगा, ठंडी परत में घुसते ही क्या हो जाता है, बर्न क्यों होने लग जाएगा, क्योंकि एक चीज ठंडी है दूसरी गर्म है, में क्या होता है, घर्षण होगा। जब घर्षण होगा तो क्या होंगे, अपने आप घर्षण की वजह से जलने लग जाते हैं, यहाँ पे जल के तभी हम सब क्या कहते हैं कि ये टूटता हुआ तारा है। और जो टूटता हुआ तारा हम देखते हैं वो कौन से स्फीयर में देखते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी एक लाइन और बाकी है इसकी वाले में। अब यहाँ पे एक और बादल दिखाई देते हैं, रात्रिचर बादल दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन से बादल दिखाई देते हैं, रात्रिचर बादल दिखाई देते हैं, ट्रांसलूसेंट क्लाउड दिखाई देते हैं परत में। अब आ जाते हैं इसके बाद, थर्ड हो गया, अब फोर्थ वाली लेयर, थर्मोस थर्मोस थर्मोस्फेयर के अंदर आ जाता है, हो जाता है थर्मोस्फेयर, स्पेलिंग ही एरर लिख रखा थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर कौन से, चौथे लेयर में। आइनोस्फियर भी कहा जाता है, थर्मोस्फियर को आइनोस्फियर भी कहा जाता है, आयन मंडल कहा जाता है, ठीक है। ऊंचाई के साथ में तापमान में बढ़ने लग जाता है, ये गर्म लेयर हो जाती है, तापमान क्या होता है, बढ़ता है। अब जैसे अभी टूटता हुआ तारा आया, ब्रह्मांड से आ रहा है, वाली लेयर में आया तब भी तापमान मेंटेन रखा हुआ है, लेकिन जब मीजोस्फीयर ठंडा है इसलिए जल गया था, ठीक है, पिछली परत में देखे थे। इसको सबसे गर्म तापमान वाले, तब यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए गर्म क्या कहते हैं, परत कहते हैं इसको, बहुत ज्यादा गर्म परत है यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, रेडियो तरंगे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, परावर्तित होते हैं। तो हम फोन पे बात कर रहे हैं, आप इंटरनेट से देख पा रहे हैं, हम मुझे देख पा रहे हैं, या किसी चैनल को देख, कुछ भी करते हैं, फेसबुक आईडी चलाते हैं या इंस्टा आईडी चलाते हैं, गाने सुनते हैं, रील्स वगैरह सुनते हैं, फोन मिलाते हैं, वीडियो कॉल्स मिलाते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ये सारी चीज़ें वजह से होती हैं रेडियो तरंग। रेडियो तरंगों के लिए सबसे ज़्यादा कौन से चीज़ें माने जाते हैं यहाँ पे, ये है आइनोस्फियर, आइनोस्फियर, थर्मोस्फियर भी कहा जाता है। हाँ, यहीं पे है हमारे जो कृत्रिम उपग्रह है ना, उपग्रह वहीं पे स्थापित किए जाते हैं इस मंडल के अंदर, ठीक है। जिससे हम सारी चीजें, गतिविधियां, जैसे रोड मैप, सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, हम मैपिंग के लिए देखते हैं, गूगल मैप से कोई चीज कहीं पे एड्रेस वगैरह देखा जाता है तो वहीं पे के थ्रू ही देखा जाता है, क्योंकि ये सैटेलाइट्स वहाँ पे स्थापित की गई है, और उस मंडल में, आइनोस्फियर में स्थापित की गई है, इस वजह से गर्म भी है। वहाँ पे क्या हो जाता है, इमिट करती रहती हैं गैसेस वगैरह, इमिट करती है, यहाँ पे गर्म कहा जाता है। और टेलीफोन वगैरह के लिए मैंने ये सारी चीज़ें बता दी गई है, रेडियो के लिए, ठीक है। वायुमंडल कहा जाते हैं, वायुमंडल क्या हो जाता है, वायुमंडल सबसे बाहर वाली परत, वायुमंडल सबसे बाहरी परत है, वायुमंडल में सबसे बाहरी परत एक्सोस्फियर, सबसे बाहरी परत एक्सोस्फियर, वायुमंडल एक्सोस्फियर, बाहरी परत, सबसे बाहरी परत को क्या कह देते हैं, वायुमंडल एक्सोस्फियर कह देते हैं। और यहाँ किसकी सबसे ज्यादा, कौन सी गैस से ज्यादा होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, कि ये बहुत हल्की गैसें हैं। क्या है, हल्की, क्या वजन क्या है, हल्कापन है, हल्की गैसें हैं,
और इसमें क्या हो जाता है, वायु की घनत्व सबसे कम हो जाता है, वही डेंसिटी इनकी से कम होती है। ठीक है, अब कर्मन लाइन के बारे में आ जाते हैं। कर्मन लाइन, कोई कार्बन लाइन भी कहता है, कर्मन लाइन। अब कह देते हैं भाई, जैसे सुनीता विलियम अंतरिक्ष में गई थी, अंतरिक्ष कहाँ से शुरू, जैसे यहाँ पृथ्वी हमारी, यहाँ पे क्या है, पृथ्वी से 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ऊंचाई से एक लाइन माना जाता है, वर्ल्ड में माना जाता है, पूरी दुनिया में माना जाता है। तो ऊपर के एरिया को क्या कहेंगे, अंतरिक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतरिक्ष। और ये जो लाइन डिवाइड करती है, इसी लाइन को क्या कहते हैं, कर्मन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मन लाइन कहते हैं, कर्मन रेखा कहते हैं, कर्मन लाइन कहते हैं। और इसी लाइन को अंतरिक्ष लाइन भी कहा जाता है। ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद से शुरू। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ आ गई होगी। वायुमंडल की सारी चीजें हमने ऑलमोस्ट पढ़ ली हैं। ठीक है, जो भी रहेगा नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको यूजफुल लगा हो कंटेंट, तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक प्यार दे सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट तो जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट क्या है, आप कर दिए वीडियो के नीचे तो अमर हो जाता है। कमेंट कैसे अमर हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा दिखता रहेगा। ठीक है ना, आपने जो भी अच्छी चीज यहाँ पे देखी, आपको जो भी ये नॉलेज पे मेंशन कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक साथ में रहने के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय